नमस्कार साथियों, मैं आर आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, आज की कार्यशाला जो हमारी है, जो हम शब्द विचार में शब्द भेद पढ़ रहे थे, नंबर 4 है हमारा, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो साथियों, प्रयोग के आधार पर जो शब्द के होते हैं 8 भेद होते हैं। ठीक है साथियों, हम इनके नाम देख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और चौथा भेद होता है साथियों क्रिया। अगला है क्रिया विशेषण। अगला है समुच्चय बोधक। अगला है संबंध बोधक और 8वां और आखिरी है विस्मयादि बोधक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। साथियों, एक खुशखबरी की बात भी है यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए जो आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई हैं। अब आज से यानी 9 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। 9 नवंबर तक लास्ट डेट रखी गई है साथियों। तो 1 महीने लगभग आपके पास है और सभी अभ्यर्थी जो तैयारी है आरओ एआरओ के एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आए अब आने वाला है, तमाम लोग पूछ भी रहे थे। तो साथियों आ चुका है। सभी लोग सावधानीपूर्वक अपने अपने फॉर्म भर लीजिए और आरओ एआरओ की स्पेशल कक्षाएं इन्हीं कार्यशाला में आपको मिल जाएंगी। एक हिंदी में जो 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, उसमें से एक टॉपिक जो होता है तत्सम तद्भव का, वो हम कार्यशाला समाप्त कर चुके हैं। हमने तत्सम तद्भव के बारे में परिभाषित कर दिया, बता दिया है और कुछ उदाहरण भी बताए हैं। तो कुछ उदाहरण से साथियों काम चलने वाला नहीं है। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण जो आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और कुछ गेस जो पूछे जाएंगे, अनुमानित उदाहरण है जो पूछे जाएंगे, वो पीडीएफ के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। और वो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है, हम अब से जितनी भी बनने वाली है, पिछली भी जो वीडियो रही है कार्यशाला की, हिंदी कार्यशाला की, उसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है। और आगे जितने भी वीडियोज़ बनेंगे सब में व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है साथियों, ना तो यहाँ ना वहाँ। समय के महत्व को समझिए और वस्तु के महत्व को। इनके महत्व को जो समझ लिया वही सफलता को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि समय चूक पुण्य का पछताने। तुलसीदास जी ने लिखा है, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुण्य का पछताने। तो साथियों, पछताने का काम नहीं करना है, हमें मेहनत के साथ, लगन के साथ जो है तैयारी करनी है। 60 नंबर हिंदी से है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपका कवर कर सकूं और आप 60 में लगभग 60 तक पहुंच जाएं सही के साथ। तो साथियों, ये जो हमारे आज की कार्यशाला है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, इसमें 8 भेद होते हैं। तो इसमें से अत्यंत महत्वपूर्ण, ये सभी आपको पढ़ने अत्यंत आवश्यक हैं। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं ये आपके आरओ एआरओ के लिए महत्वपूर्ण हैं। और अगर हम विशेष की बात करें तो विशेषण, विशेष्य और विशेषण और संज्ञा सर्वनाम। विशेष्य विशेषण से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं।
कि फला इसमें विशेष्य है या विशेषण है, विशेष्य विशेषण का कौन सा योग सही है, कौन सा युग्मक नहीं सही है साथियों। तो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम का बताया जाता है, तो संज्ञा या सर्वनाम को हम विशेष्य कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहा जाएगा, विशेष्य कहा जाता है साथियों। और विशेषण इन्हीं की विशेषता बताता है, विशेषण इन्हीं क्या करता है, विशेषता बताता है। तो किन किन शब्दों को संज्ञा कहेंगे, किन किन शब्दों को सर्वनाम कहेंगे, और कौन कौन से संज्ञा का कौन कौन सा शब्द विशेषण बनता है, किस सर्वनाम का कौन सा विशेषण बनता है, ये जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो तत्सम के बाद ये दूसरा टॉपिक समझ लीजिए है आरोह के उद्देश्य। और आप ध्यान से मेहनत के साथ पढ़िए और लिख करके पढ़िए। लिख के पढ़ने से आपका एक चीज़ में और सुधार हो जाएगा, वर्तनी सुधार हो जाएगा, शुद्धि अशुद्धि की पहचान हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो लिखने का जो संयोग होगा वो आपका सुधर जाएगा, बन जाएगा। अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करिए। अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है साथियों। ये हमेशा बात को ध्यान रखिएगा, अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। तो साथियों, अब हमें इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है संज्ञा, हम इसके बारे में बात करेंगे। चूंकि देखने से बिल्कुल छोटा सा लगता है, केवल संज्ञा लिखा हुआ है, लेकिन साथियों जो दिखने में जितना ही छोटा होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने भाई। ठीक है, तो ये देखने में भी छोटा है, लेकिन हिंदी व्याकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी टॉपिक महत्वपूर्ण हैं साथियों, सभी शीर्षक महत्वपूर्ण हैं, ये भी महत्वपूर्ण ही है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ज़रा ध्यान देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए संज्ञा, आप किसे संज्ञा कह देंगे। इस संसार में जो कोई भी वस्तु है, जिस किसी भी रूप में है, इस संसार में जो कोई भी वस्तु है जिस किसी भी रूप में है, यदि उसे किसी नाम से जाना जाता है, यदि उसे किसी नाम से जाना जाता है साथियों, तो वो संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। यानी कि साफ साफ शब्दों में जान लीजिए, संज्ञा शब्द का अर्थ एक होता है, क्या होता है? नाम। कभी नहीं भूलेगा साथियों, पुस्तक की परिभाषा को भूल जाइए। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। इतना जानिए, इस संसार में जो कोई भी वस्तु जिस किसी भी रूप में है, जो कोई भी वस्तु जिस किसी भी रूप में है, यदि किसी नाम से जानी जाती है, यदि किसी नाम से जानी जाती है, तो वो संज्ञा होगी। संज्ञा मतलब नाम, नाम मतलब संज्ञा। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा है साथियों, noun is a naming word. Noun is a naming word. संज्ञा एक नामिक शब्द है, संज्ञा एक नामिक शब्द है। यानी जिसका नाम है वो संज्ञा होगी, जिसका नाम है वो क्या होगी साथियों? संज्ञा होगी। बिना किसी झंझट, किसी लोट लपेट के आप आसानी से बस इसे याद करिए। संज्ञा मतलब नाम। जैसे आपने किसी को बुलाया, किसी भी नाम से बुला दिया, सुरेश, महेश, दिनेश, रमेश, जिस किसी भी नाम से बुलाया, ठीक है, या आप उसे कहे अबे गधे, तो गधा शब्द भी क्या हो गया? नाम हो गया। आप जिस किसी भी नाम से बुलाते हैं, जिस किसी भी शब्द से उसे संबोधित कर देते हैं, वो क्या हो जाता है? संज्ञा बन जाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान देते हैं। यानी जिन वस्तुओं का कोई नाम हो, जिन वस्तुओं का कोई नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी नाम को ही संज्ञा कहते हैं या संज्ञा को नाम कहते हैं। ठीक है साथियों, पुस्तकों में आपने जो पुस्तक की परिभाषा पढ़ी होगी, व्याकरण की किताबों में, वो लिखा होगा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। जैसे आप जैसे की बात कर लीजिए, राम, सीता, गीता, आजमगढ़, लखनऊ, दिल्ली, तो ये जो नाम है ये क्या है? संज्ञा है। सोना, चांदी, ईंट, पत्थर, ये सब क्या है? नाम है। और ये नाम क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा
कि हम अगर भेद की बात कर लें, संज्ञा के भेद की बात कर लें, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, मूलतः संज्ञा के 3 भेद हैं। मूलतः संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से, उसे जान लीजिए। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 साथियों है आपका भाववाचक संज्ञा। किंतु जातिवाचक संज्ञा जो है ये कुछ अलग गुण प्रकट करने लगी। धीरे धीरे हिंदी व्याकरणों ने इसके 2 और रूप करके संज्ञा की संख्या कुल कर दी 5। कि संज्ञा के भेद कितने हो गए साथियों? 5 भेद हैं। वर्तमान में संज्ञा से आपसे जब भी पूछा जाए तो आप कहेंगे 5 भेद होते हैं। तो इसमें एक चौथा भेद जो संज्ञा का बन गया वो है, सॉरी साथियों, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होगा साथियों? द्रव्यवाचक संज्ञा। और संज्ञा का जो 5वां भेद बना उसे कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। ठीक है साथियों, संज्ञा शब्द का मतलब है नाम, नाम का मतलब संज्ञा। जिन किसी वस्तुओं को जिस किसी नाम से जाना जाता है वो संज्ञा कहलाती है। ठीक है, या फिर हम कह लें किताबी परिभाषा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के वर्तमान में 5 भेद हैं, अब पढ़े जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। प्रारंभ में संज्ञा केवल 3 भेद ही मुख्य रूप से पढ़े जाते थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक। जातिवाचक के ही 2 भेद हुए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन अब इन्हें हम स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर लिए हैं और ये 5 भेद हो गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और अंग्रेजी में भी नाउन के यही 5 भेद आपको मिलते हैं। अंग्रेजी में ही आपको ये 5 नेम मिलेंगे आपको। ठीक है साथियों, तो अब हम इनमें से एक एक की बात करेंगे। इनमें से हम एक एक पे बात करेंगे साथियों, एक एक नामों पर बात करेंगे कि ये होता क्या है। तो साथियों अब हम संज्ञा के अंतर्गत पहला भेद जो है उस पर बात करेंगे। पहला है साथियों हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो जा रहा है, व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है। व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है। जिस संज्ञा शब्द से, मैं लिख दे रहा हूं साथियों, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध हो, आप व्यक्ति की जगह साथियों वस्तु भी रख सकते हैं, कोई वस्तु ही हो जाए तो भी कोई बात, लेकिन हाँ एक ध्यान रखिएगा, एक होनी चाहिए। ठीक है, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे साथियों राम, सीता, निशा, अविघ्न, आजमगढ़, लखनऊ, भारत आदि।
ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसके नाम में ही बोध हो जा रहा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, निशा, विघ्न, आजमगढ़, लखनऊ, भारत आदि। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, हम किन कैसे पहचानेंगे, ये तो हमने उदाहरण पे दे दिया, हम कैसे पहचानेंगे या आप कैसे पहचानेंगे कि भैया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। तो कुछ विशेष जो है टिप्स हैं, कुछ विशेष पॉइंट हैं, उसे आप ध्यान दीजिए और आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन से जो होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जिसमें से पहला है साथियों व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम। अब जैसे किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, क्या, रमेश, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, रमेश, सुरेश, कविता आदि। इस तरह से किसी का नाम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला पॉइंट है साथियों देशों का नाम। अगर साथियों किसी देश का नाम आ जाए, जैसे हमारे ही देश का नाम है भारत, बगल का देश है एक नेपाल, एक है श्रीलंका, और भी दुनिया में जितने भी देश हैं यदि उनका नाम आता है तो वो भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है साथियों, ध्यान देते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। दिशाओं का नाम, दिशाओं का नाम होता है, ठीक है साथियों, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। साथियों ये केवल 4 दिशाओं के हमने नाम लिखा है, वैसे 10 दिशाएं होती हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी कमेंट में 10 दिशाओं के नाम लिख करके मुझे बताएंगे। 10 दिशाओं के नाम आप लिख के बताएंगे, और अगर आप नहीं बताते हैं तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा 10 दिशाओं के नाम, लेकिन मैं आशा रखता हूं कि आप सबको पता होगा कि 10 दिशाएं कौन कौन से होती हैं। अगला है साथियों राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय जातियों के नाम, साथियों इसे समझने का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय जातियां क्या होती, इससे किसी देश विशेष में, जैसे हम यादव, कोई सिंह, कोई पांडे, मिश्रा, कोई राजभर, कोई राय, कोई कुशवाहा, कोई पटेल, मौर्य इत्यादि नाम होते हैं जो किसी देश विशेष में, जैसे भारत में पाई जाती हैं, अलग अलग जातियां होती हैं। अब राष्ट्रीय जाति किसे कहेंगे, जब कोई व्यक्ति विशेष किसी देश के नाम से संबोधित किया जाता है, देश के नाम को ही उसका गुण बता करके और उसे संबोधित किया जाता है, ठीक है, यानी देश के आधार पर ही उसे संबोधित किया जाता है, तो ऐसे नामों को ही राष्ट्रीय जातियां कहा जाता है। जैसे कोई नेपाल से हमारे देश में आता है तो हम कहते हैं ना नेपाली आया है, ठीक है, इसे हम राष्ट्रीय जातियां कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति विशेष को, एक विशेष को व्यक्ति कहें कि वो नेपाली आ रहा है, तो एक आदमी की हमने बात कर ली और वो नेपाल का रहने वाला है, तो ये उसकी राष्ट्रीय जाति हो गई। इस तरह से नेपाली शब्द क्या बन जाएगा साथियों, राष्ट्रीय जाति के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कोई अमेरिका से आता है हम कहते हैं अमेरिकी व्यक्ति है, ब्रिटेन से आता है तो हम कहते हैं ब्रिटिश व्यक्ति है। तो जब हम किसी देश के नाम से ही उस व्यक्ति को जाति के रूप में बता देते हैं तो वह जातिवाचक नहीं होगा बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा साथियों। जैसे नेपाली, जापानी, अमेरिकी इत्यादि। इसी कड़ी में साथियों है
समुद्रों के नाम। अब जो समुद्र होते हैं पूरी पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं उन्हें किसी नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, काला सागर, ठीक है। तो जो नाम है ये सभी क्या हो जाएंगे साथियों, हिंद महासागर, अरब सागर, जितने भी सागरों के नाम हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब इसी कड़ी में हम साथियों आगे देखते हैं, और भी इसमें हैं। इन बिंदुओं को यदि आप याद कर लेते हैं साथियों तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगला हमारा है पर्वतों के नाम। अगला क्या है, पर्वतों के नाम। चाहे पर्वत भारत देश में हो या भारत से बाहर हो, ठीक है। जैसे हम कह दें एवरेस्ट, आल्प्स, विंध्याचल, ये सब पहाड़ी या पर्वतों के नाम हैं। तो जितने भी पर्वत के नाम होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, हाँ साथियों बिल्कुल, सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी, एवरेस्ट, आल्प्स, विंध्याचल, ये सभी के सभी नाम जो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अगला है साथियों हमारा नदियों के नाम। नदियों के नाम, नदी कोई भारत में हो या भारत से बाहर हो, जैसे गंगा, यमुना, नील आदि, ये सभी नदियों के नाम हैं। तो नदियों के नाम को भी हम क्या कहेंगे साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। नगरों के नाम, नगरों, चौकों के नाम। किसी नगर का, किसी चौक का नाम विशेष होता है। जैसे नगर के मान लीजिए हम कर दें, हम लिख दे रहे हैं लखनऊ, तो ये नगर विशेष का ही तो नाम है। अब नगरों में, देश में चौक चौराहों का भी नाम होता है। जैसे हमने लिख दिया गांधी चौक, अब उस चौक का नाम है कि नहीं, गांधी चौक। तो यदि ऐसे नाम दिख जाएंगे तो भी हम उसे क्या कहेंगे साथियों, हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे साथियों। बहुत सारे चौक होते हैं, लाल चौक, चांदनी चौक, ठीक है, आनंद चौक, मालवीय चौराहा इत्यादि नाम है, बहुत सारे हैं। ऐसे ही इधर साथियों ध्यान रखिएगा, अगर सड़कों के नाम आ जाए, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ साथियों, बता रहा हूँ आप सभी को, ध्यान रखिएगा। अगर सड़कों का नाम आ जाए, जैसे रनाडे मार्ग, दयानंद मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग या शेरशाह सूरी रोड, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी हाल ही में बना है, ठीक है, तो या आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, तो जो अगर सड़कों का नाम है, किसी नाम से वो सड़कें जानी जाती हैं साथियों, तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तकों व समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों व समाचार पत्रों के नाम, अगर पुस्तक किसी नाम से जानी जाती है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, गोदान, गबन, सेवा सदन, तो ये इत्यादि नाम है। इस नाम से पुस्तकें छपी हुई हैं, तो ये पुस्तक का जो नाम है ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। समाचार पत्रों में आप दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हिंदुस्तान, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इत्यादि नाम जो है ये भी क्या होंगे, हाँ बिल्कुल सही, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है साथियों। दिन, महीनों व तिथियों के नाम, दिन 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो ये नाम जब भी आएंगे ये भी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। महीनों के नाम, 12 माह होते हैं, चाहे वो हिंदी के हों चाहे वो हाँ बिल्कुल अंग्रेजी के हों, जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई इत्यादि ये नाम भी जो होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। और हिंदी में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि जो नाम होते हैं ये 12 नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे साथियों। अगला है त्योहारों के नाम। अगला है हमारा त्योहारों के नाम साथियों। तो त्योहारों के नाम में भी चाहे राष्ट्रीय पर्व हो अथवा राष्ट्रीय पर्व हो या फिर धार्मिक त्यौहार हो या धार्मिक पर्व हो, इनके जो नाम होते हैं होली, दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस इत्यादि नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ये नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तिथियों के नाम में साथियों, जैसे हम कहते हैं ना कि आज प्रथमा तिथि है, द्वितीया तिथि, चतुर्थी है, पंचमी है, अगर इस तरह से तिथियों के नाम आ जाते हैं साथियों तो भी वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण, युद्धों या घटनाओं के नाम। किसी तिथि विशेष पर कोई घटना अगर है और वह घटना उस नाम से जानी जाती है, ठीक है, अगर वह घटना उस नाम से जानी जाती, किसी नाम विशेष से जानी जाती, तो उसे भी हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे युद्धों के नाम में अगर हम कह दें प्लासी का युद्ध या जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड और एक युद्ध है प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध। 15 अगस्त को एक घटना विशेष घटे जिसमें भारत देश आज़ाद हो गया, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। तो यदि हम 15 अगस्त कहते हैं तो ये घटना विशेष को बताता है। तो इस तरह से जो घटनाओं के नाम या युद्धों के नाम होते हैं यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं साथियों। यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की कार्यशाला समाप्त हुई। जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर ये पॉइंट्स आपको याद हो जाते हैं तो मेरी समझ से आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कर लेना। आशा करते हैं साथियों आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक इसे आप शेयर करें अपने उन साथियों को भी जो RO या अन्य एक दिवसीय एग्ज़ाम की तैयारी कर, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लाभकारी होगा। जय हिंद, जय भारत।